सभी को नमस्कार। विश्व भूगोल से संबंधित इसके पहले एक वीडियो डाल दिया गया था। यह दूसरा वीडियो है, दूसरा पार्ट है यह। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें है पहला वायुमंडल की परतें। वायुमंडल के परत को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार से है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा संताप मंडल, तीसरा मध्यमंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बहिर्मंडल। और आयन मंडल और बहिर्मंडल के बीच की ही जगह को तापमंडल भी कहा जाता है। अब क्षोभ मंडल की ऊंचाई 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक है। चलिए इसको विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है। ध्रुव पर ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। मौसम की लगभग सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है, जैसे कि वर्षा, बादल, संघनन, कोहरा आदि इसी परत में होती है। अगला है आपका संताप मंडल। यह क्षोभ मंडल से क्षोभ सीमा द्वारा अलग होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर है। इसी मंडल में 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस पाई जाती है। इस मंडल में किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती है और इस वजह से यहाँ पे वायुयान उड़ने के लिए आदर्श मंडल माना जाता है। इसमें सीरस बादल का निर्माण होता है। अगला है आपका मध्यमंडल। यह समताप मंडल से समताप सीमा द्वारा अलग होता है। इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। यह मंडल सबसे ठंडा होता है। 80 किलोमीटर तक यह -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाती है। इस मंडल में ध्रुवों पर नॉक्टिलुसेंट या निशादीप्र बादल का निर्माण होता है। अगला है आपका आयन मंडल। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच होती है। आयन मंडल का उपयोग रेडियो संचार तथा रेडियो उपग्रह के लिए होता है। यह कई परतों में बांटा होता है, जिसे एप्लिटन परत कहते हैं। अगला है आपका बहिर्मंडल। यह सबसे बाह्य परत होता है। इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर से ऊपर है। यहाँ पर तापमान लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर हो जाता है। यह सबसे गर्म मंडल है। इस मंडल के उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियोलिसिस तथा दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस की घटना होती है। वायुमंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाती है। अब वायुमंडल में पाए जाने वाली मुख्यतः गैस, इसमें 2 गैसों का सर्वाधिक प्रभाव है। पहला है आपका नाइट्रोजन, जो कि 78% पाया जाता है, और दूसरा है आपका ऑक्सीजन, जो कि 21% पाया जाता है। इसके अलावे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ऑर्गन है, जिनॉन है, नियॉन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है। अगला पॉइंट है आपका भूकंप। अब भूकंप में 3 तरंग पाया जाता है। पहला है आपका पी तरंग, जिसे प्राइमरी रेज कहते हैं। दूसरा है आपका एस तरंग। तीसरा है आपका एल तरंग। अब भूकंप होने का कारण क्या क्या है? भूकंप ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा भी होता है, भ्रंश एवं संपीड़न की क्रिया के द्वारा, भू संतुलन के द्वारा भी भूकंप आता है, प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत के कारण भी भूकंप आता है, और प्लेट टेक्टोनिक के कारण भी भूकंप आने की संभावना होती है। तो इसमें पहला है आपका प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं और यह ध्वनि की तरह ही चलती है। तीनों भूकंपीय तरंगों में सर्वाधिक तीव्र गति से यह चलती है। इस वजह से इसमें क्षति कम होता है। यह ठोस और तरल दोनों माध्यम में चल सकती है। ठोस की तुलना में तरल में गति इसकी कम होती है। इसे लंबवत तरंग भी कहा जाता है। अगला है आपका एल तरंग या धरातलीय तरंग कहते हैं इसको। ये पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती है और ये सबसे लंबा मार्ग तय करती है तथा इसकी गति अत्यंत धीमी होती है और ये सबसे देर से पहुंचती है, इसलिए यह सबसे विनाशकारी तरंग है। अगला है आपका गौण तरंग या एस तरंग। ये अनुप्रस्थ अथवा प्रकाश तरंगों की भौतिक कार्य करती है। ये सिर्फ ठोस माध्यम में ही चल सकती है और तरल माध्यम में यह लुप्त हो जाती है। अब भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच के क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को
समभूकंपीय या भूकंप समाधान आइसोसिस्मल लाइन्स कहते हैं। एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को होमोसिस्मल लाइन या समभूकंप रेखा कहते हैं। भूकंप से आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इससे पता चलता है कि भूकंप आने वाला है। जिस स्थान पर भूकंपीय तरंग उत्पन्न होते हैं उसे भूकंप मूल या फोकस कहते हैं, और जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले भूकंप यहाँ पे आती है तो इसे कहा जाता है भूकंप अधिक केंद्र। एस तरंग कोर में प्रवेश नहीं करती है, एल तरंग और ये एस तरंग है। अगला है आपका बहिर्जात बल से उत्पन्न विभिन्न स्थलाकृतियाँ। अब जिसमें है नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। अब अपर्णात्मक है। अपर्णात्मक इसमें आपका भी आकार की घाटी बनेगी जिसमें गॉर्ज और कैनियन हो सकता है, जलप्रपात हो सकता है, क्षिप्रिका होगी, नदी विसर्प होगा, मेमोंडर होगा, पेनिप्लेन होगा, गोखुर झील होगा। और निक्षेपात्मक से होगा जलोढ़-पंख, प्राकृतिक तटबंध, डेल्टा और बाढ़ का मैदान। अगला है पवन से निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो अपर्णात्मक से अपवाह बेसिन बनेगा, इंसेलेनबर्ग, छत्रकशिला, मशरूम रॉक, जुगैन, भारडंग और ड्राई काउंटर। और निक्षेपात्मक से बनेगा बलूना स्तूप, बरखाउन, लुनेट, गासी, लोयस, बजादा, पलाया। सागर से निर्मित स्थलाकृतियाँ। एक है आपका अपर्णात्मक, इससे आपका क्लिफ बनेगा, मेहराब, स्टैक, चिमनी सेल, जियों या नेविसिका। निक्षेपात्मक से आपका पुलिन या बीच बनेगा, स्पीट, रोधिका, टोम्बोलो। भूमिगत जल से निर्मित स्थलाकृतियाँ। इसमें अपर्णात्मक में घोलरंध्र, डोलाइन, पोल्जे, लैपीज, कास्ट, कदराएँ, अंधी घाटी। और निक्षेपात्मक से बनेगा स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, कंदरा स्तंभ, ड्रीप राउन, ग्लोबुलाइट, हेलेक्टेटाइट, हेलेग्माइट एंड स्पेलियोथेम। आगे है आपका वायुमंडलीय दाब। अब वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम मिलीबार या पास्कल का उपयोग करते हैं, जो कि वायुदाब मापने की इकाई है। वायुदाब सागर तल पर सर्वाधिक होता है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ वायुदाब में गिरावट होती है। ज्यों ज्यों ऊंचाई बढ़ती जाएगी प्रेशर कम होता जाएगा। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब सघन होती है, जबकि ऊपरी भाग में विरल होती है। अर्थात पृथ्वी के धरातल में वायुदाब अधिक होता है और ऊपरी भाग में कम होता है। हवाएं उच्च वायुदाब से हमेशा निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है। मेघ, वर्षा, आंधी, तूफान तथा पवन सभी वायुदाब द्वारा नियंत्रित होती है। सागर तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। अगला है आपका कॉरियोलिसिस बल। यह एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। कॉरियोलिसिस बल विषुवत रेखा पर शून्य होता है। यही कारण है कि विषुवत रेखा पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। यह बल उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर चलती है। अब वायुदाब के प्रकार। इसमें आपका पहला है उच्च वायुदाब प्रणाली, दूसरा है निम्न वायुदाब प्रणाली। अब उच्च वायुदाब प्रणाली में देख लेते हैं। प्रति चक्रवात दशा को इंगित करता है। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी के सुई की दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में चलती है। इसके उच्च वायुदाब वाले में केंद्र में हाई प्रेशर होता है और निम्न वायुदाब में केंद्र में लो प्रेशर होता है। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। चक्रवात को इंगित करती है। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज निम्न वायुदाब चलती है। अगला है आपका वायुदाब की पेटियाँ। वायुदाब की कुल 7 पेटियाँ हैं। 3 पेटियाँ तापमान जनित है और 4 पेटियाँ गतिजन्य मतलब गति के कारण से होती है। भूमध्य रेखा के पास अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है और कर्क एवं मकर रेखा के पास उच्च वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है। अब वायुदाब जैसे उपध्रुवीय उच्च वायुदाब, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब, भूमध्य रेखीय ये 0 डिग्री पर होगा या इसको हम निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। अब दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। अब ध्रुवीय पूर्वी पवन जो है आपका 66.5 डिग्री से पोल की ओर है। पश्चिमी पवन आपको 35 से 60 डिग्री के बीच मिलती है और ये 30
5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के क्षेत्र को डोल्ड्रम कहते हैं, शांत क्षेत्र कहा जाता है। और 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के क्षेत्र को व्यापारिक पवन कहा जाता है और 30 से लेकर 60 के बीच को अश्व अक्षांश कहा जाता है। अब भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 0 से 5 डिग्री अक्षांश होता है। यह निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है और यहाँ सालों भर वर्षा होते रहता है। इस क्षेत्र में दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 0 डिग्री के बीच व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता है। अब उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, इसका विस्तार 30 से 35 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों में होता है। उच्च तापमान तथा उच्च वायुदाब पाया जाता है और इस पेटी का नाम अश्व अक्षांश भी है। अगला है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 60 से लेकर 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच पाई जाती है और यह निम्न वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है। अब ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 80 से 90 डिग्री अक्षांश के बीच पाई जाती है और इस पेटियों से पवनें उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों की ओर प्रवाहित होती है। अगला है आपका पवनों का वर्गीकरण। इसको 3 भागों में बांटा गया है, अस्थायी, मौसमी और स्थानीय। अब अस्थायी पवन जैसे व्यापारिक या सन्मार्गी पवन, पछुआ पवन या ध्रुवीय पवन, और मौसमी पवन में मानसूनी, स्थल समीर और समुद्र समीर। अब व्यापारिक पवन उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब की ओर चलती है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। इसे पूर्वा पवन भी कहा जाता है। अगला है आपका पछुआ पवन। यह उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों को अक्षांशीय स्थितियों के आधार पर गरजता 40, प्रचंड 50, चिकथा 60 नाम से जाना जाता है। अगला है आपका ध्रुवीय पवन। यह ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है। उत्तरी गोलार्ध में यह उत्तर पूर्व दिशा की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में यह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चलती है। अगला है आपका समुद्री समीर। यह दोपहर के समय समुद्र से स्थल की ओर चलती है और दोपहर में अधिक तापमान के कारण स्थलीय स्तर पर निम्न वायुदाब तथा जलीय सतह पर उच्च वायुदाब का विकास होता है। अगला है मानसूनी पवन। यह ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा उलट लेती है। ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर और शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर। अगला है आपका स्थल समीर। यह रात्रि के समय स्थल से समुद्र की ओर बहती है। सूर्यास्त के पश्चात विकिरण के कारण सतह पर उच्च वायुदाब तथा जलीय सतह पर निम्न वायुदाब का विकास होता है। पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। अब कुछ स्थानीय पवनें हैं जिनका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। चिनूक ये रॉकी पर्वत पे चलती है। टेम्पोरल ये मध्य अमेरिका में चलती है। जोंडा यह एंडीज के मैदानी भागों में चलती है। फाउन यह आल्प्स पर्वत पे चलती है। ब्लैक रोलर यह उत्तरी अमेरिका के मैदानों में बहती है। यामो यह जापान में बहती है। सिमून अरब रेगिस्तान में। शामल फारस की खाड़ी में। हरमट्टन सहारा रेगिस्तान। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड। खमसिन मिस्र। लू भारत व पाकिस्तान। अब इसमें कुछ ठंडी पवनें हैं। मिस्ट्रल यह स्पेन और फ्रांस रोन नदी के आसपास। बोरा एडेटिक सागर में। ब्लिजर्ड यह साइबेरिया क्षेत्र यूएसए और कनाडा में चलती है। बाइज फ्रांस में चलती है। लेवांटर स्पेन और फ्रांस में चलती है। पैम्पेरो अर्जेंटीना और उरुग्वे में चलती है। जोरन जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में चलती है। अब है आपका अगला महासागर की जलधाराएं। अब इसमें से आपका कुछ गर्म जलधारा है और ठंडी जलधारा है। देखिए, गर्म जलधारा हमेशा इक्वेटर लाइन से पोल की ओर जाती है और ठंडी जलधाराएं पोल की ओर से। ये आपका अर्थ है। तो जब भी गर्म जलधाराएं होगी इक्वेटर लाइन से ही निकलेगी और ठंडी जलधाराएं ध्रुवों की ओर से निकलेगी। तो गर्म जलधारा या निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलती है और निम्न अक्षांश आपका विषुवत रेखा पे पाया जाता है, इसलिए विषुवत रेखा से यह ध्रुवों की ओर चलती है। ये जलधाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ का तापमान बढ़ा देती है। ठंडी जलधाराएं यह उच्च अक्षांश से अर्थात ध्रुवों की ओर से विषुवत रेखा की ओर आती है और यह जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ के तापमान कम कर देती है। अब इसमें देखते हैं अटलांटिक महासागर की धाराएं। अब इसमें गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा दोनों को देखेंगे। तो पहले गर्म जलधारा देख लेते हैं। उत्तरी विषुवतीय जलधारा, एंटीलीज की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, नॉर्वे की जलधारा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा, ब्राज़ील की धारा
और उत्तरी अटलांटिक जलधारा। ठंडी जलधारा लेब्राडोर की जलधारा, कनारी की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, वेनेजुएला की जलधारा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो रेड कलर से लिखा हुआ है ये ठंडी जलधाराएं हैं और जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है ये गर्म जलधाराएं हैं। अब देखिए उत्तरी विषुवतीय धारा यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और ऐसे ये चलते हुए इधर की ओर चली जाती है। अगला है प्रशांत महासागर की जलधाराएं। अब इसमें गर्म जलधारा उत्तरी विषुवतीय जलधारा, क्यूरेसिबो की जलधारा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, अलास्का की जलधारा, दक्षिण विषुवतीय धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। अब ठंडी जलधाराएं कैलिफोर्निया की जलधारा, ओयोसिबो की जलधारा, ओखोस्क या क्यूराइल की जलधारा, दक्षिण प्रशांत की जलधारा और पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। आप यहाँ भी देख पाएंगे जो रेड कलर में लिखा हुआ है ये आपका गर्म जलधारा है और जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये ठंडी जलधारा है। नोट, एल नीनो व ला नीनो एक मौसमी जलधारा है। इसकी परिघटना 4 से 5 सालों में होती है। एल नीनो की उत्पत्ति पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से होती है। ला नीना की उत्पत्ति पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल में तापमान की वृद्धि से होती है। एल नीनो के प्रभाव से पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र में अत्यधिक बारिश तथा पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में अत्यधिक सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। ला नीनो के प्रभाव से एल नीनो के ठीक विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है। एल नीनो को ईसु शिशु तथा ला नीनो को छोटी बहन के रूप में मान्यता दी जाती है। अगला है आपका हिंद महासागर की जलधाराएं। इसमें गर्म में उत्तरी विषुवतीय जलधारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा, दक्षिण विषुवतीय धारा, मोजाम्बिक की धारा, मेडागास्कर की धारा, अगुलाहास की धारा। और ठंडी जलधारा में पछुआ पवन प्रवाह, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। अब यहाँ देख पाएंगे आपको ये मोजाम्बिक की जलधारा है, मेडागास्कर की जलधारा है, अगुलास की जलधारा है। ये सभी आपका गर्म जलधारा है। अगला है आपका महासागर। इसमें पहला है आपका प्रशांत महासागर। यह सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, सबसे गर्म महासागर और यह अशांत महासागर है। ज्वालामुखी का सबसे ज़्यादा रिंग ऑफ फायर, क्योंकि ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर में ही देखा जाता है इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा गर्त भी इसी में है। इसमें सबसे प्रसिद्ध है मेरियाना गर्त। विश्व का सबसे गहरा गर्त है यह फिलीपींस के पास है। टोंगा गर्त, मिंडानाओ गर्त, बुरिल कमचटका गर्त, कर्माडेक गर्त, ग्वाटेमाला गर्त, एल्बट्रॉस पठार दक्षिण प्रशांत महासागर में पाया जाता है। अगला है आपका अटलांटिक महासागर। यह सबसे ज़्यादा मग्न तट वाला सागर है, अर्थात यह बहुत सारे जगहों पे कटा फटा है। यह सबसे ठंडा महासागर है और इसका सबसे गहरा बिंदु प्यूर्टो रिको गर्त है, साउंड सैंडविच गर्त है, कटक यह डॉल्फिन रिज और चैलेंजर रिज है, द्वीप सेंट पॉल द्वीप, केप वर्दे द्वीप, बरमोडा प्रवाल द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप, पाइको द्वीप, इन सभी का संबंध अटलांटिक महासागर से है। अगला है हिंद महासागर। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु सुंडा ट्रेंच है जो कि जावा द्वीप के पास स्थित है। इसके अलावा इसमें भी द्वीप हैं डियागो गार्सिया, एम हसडैम द्वीप, सेलोमन द्वीप, चागोस द्वीप, 90 ईस्ट रीज हिंद महासागर में ही पाया जाता है। अब सागरों की लवणता देख लेते हैं। लवणता के आधार पर अटलांटिक महासागर की लवणता 36% है, हिंद महासागर की लवणता 35% है और प्रशांत महासागर की लवणता 31% है। अगला है आपका विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। कौन सी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है इसको देखते हैं। कांगो अफ्रीका में पाया जाता है और इसका निवास क्षेत्र पिग्मी है। कालाहारी यह अफ्रीका में पाई जाती है, निवास क्षेत्र बुशमैन। सवाना क्षेत्र अफ्रीका में पाया जाता है और यहाँ मसाई जनजाति पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन पाया जाता है। ग्रीनलैंड व कनाडा में एस्किमो पाया जाता है। अमेजन बेसिन में बेरो पाया जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में सेमांग व सेकाई पाया जाता है। अरब एशिया में बद्दू पाया जाता है। स्टेपी क्षेत्र में खिरगिज पाया जाता है। उत्तरी यूरोप में लेप्स पाया जाता है। उत्तरी साइबेरिया में याकूत और युकागिर पाया जाता है। मध्य मैक्सिको में एजटेक पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में एबोर्जिन्स पाया जाता है और मिस्र में फल्लाह पाया जाता है। इसके अलावा न्यू गिनी में मरिंग, श्रीलंका में बेद्दा, इंडोनेशिया में जाखा व जवाई, दक्षिण अफ्रीका में जुलू, जापान में इनु जनजातियाँ पाई जाती है। अगला देखते हैं विश्व के घास मैदान। देखिए ध्रुवों के नज़दीक जो भी घास का मैदान होगा वह ठंडे क्षेत्र का होगा और विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होगा वो गर्म घास का मैदान होगा।
अब देखिए, उष्णकटिबंधीय घास मैदान सवाना अफ्रीका में पाया जाता है, लानोस वेनेजुएला में पाया जाता है, कैंपास ब्राज़ील में पाया जाता है, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, पटाना श्रीलंका में पाया जाता है, सिलवास अमेजन में पाया जाता है। अब ठंडे घास क्षेत्र को देख लेते हैं। स्टेपी यूरोप और मध्य एशिया में पाया जाता है, प्रेरी अमेरिका तथा कनाडा मैक्सिको में पाया जाता है, पंपास अर्जेंटीना में, वेल दक्षिण अफ्रीका में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, पुस्टाज हंगरी में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। अगला है आपका विश्व की प्रमुख नहर है। सुएज नहर मिस्र में या लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। पनामा नहर पनामा में स्थित है, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर में स्थित है। सू नहर यूएसए में है, सुपीरियर झील और हुरॉन झील के बीच स्थित है। इरी नहर यूएसए में है, इरी और मिशिगन झील के बीच स्थित है। किल नहर जर्मनी में स्थित है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। वोल्गा डाउन नहर रूस में स्थित है, रोस्टोव और स्टालिनग्राड में स्थित है। बेलैंड नहर यूएसए में स्थित है, इरी और ओंटारियो के बीच। व्हाइट सी नहर रूस में स्थित है, व्हाइट सी और बाल्टिक सागर के बीच। करा नहर थाईलैंड में स्थित है, अंडमान सागर व थाईलैंड की खाड़ी के बीच। तो विश्व भूगोल का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले और रिवीजन सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।